आपके साथ। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आदिति शर्मा। बताने वाले हैं आज हम आपको कि खेती किसानी के क्षेत्र में बदलाव के लिए बहुत कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। लेकर आए हैं आपके लिए हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। कृषि के क्षेत्र में अब कृषि यंत्रों का चलन लगातार बढ़ रहा है। हमारे किसान इन्हें अपना रहे हैं और आसानी से अपनी कृषि के कार्य निपटा रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनका रखरखाव बेहतर तरीके से होना चाहिए। किस तरह से आपको सावधानियां बरतनी है, आइए जानते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी में। कृषि यंत्रों ने आधुनिक खेती को काफी सरल बना दिया है। किसान अब आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से खेती को सहज और मुनाफे वाली बनाते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह फसल की देखभाल किसान को उचित मुनाफा दिलाती है, मौजूदा समय में लेबर की समस्या से निजात पाने के लिए कृषि यंत्र बिना किसी रुकावट के काम पूरा कर सकते हैं। मौजूदा समय में लेबर की समस्या से निजात पाने के लिए कृषि यंत्र बिना किसी रुकावट के काम पूरा कर सकते हैं। कृषि यंत्रों की मदद से ही आज पराली का भी सही तरीके से निपटान किया जा रहा है। कृषि यंत्रों के उपयोग पर विशेषज्ञ से बात की हमारी संवाददाता राधिका चौधरी ने। किसान भाइयों और बहनों का डीडी किसान में बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ अनिल उपाध्याय हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि कृषि की क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मशीनरी जो है किसानों के लिए आय दोगुनी करने में मशीनरी विभाग का कितना योगदान है? देखिए कि आज के समय में लेबर की समस्या को देखते हुए तथा दो फसलों के बीच में समय कम होने के कारण, यानी आप समय से कृषि करना चाहते हैं तथा प्रिसीजन वर्क करना चाहते हैं, उसके लिए कृषि मशीनरी बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर धान की कटाई और गेहूं की बुआई में 15 दिन का समय मिलता है। उस 15 दिन में अगर सफलतापूर्वक कार्य कोई कर सकता है तो मशीनों के द्वारा ही हो सकता है। मशीनों के द्वारा कार्य करने से जो उत्पादकता बढ़ती है, लागत कम पड़ती है, क्योंकि मजदूर के द्वारा खेती करने से लागत बहुत बढ़ जाती है और खेती अनइकोनॉमिकल हो जाती है। जब आप मशीनों द्वारा काम करते हैं तो समय की बचत होती है तथा प्रति यूनिट कास्ट भी कम हो जाती है, जिसके कारण उनकी आय में इजाफा हो जाता है। तथा ये मान लीजिए कि अगर आपका धान या गेहूं खलिहान में रखा है और बारिश आने का समय है तो आप उसको ट्रैक्टर ट्राली से एक जगह से दूसरी जगह तुरंत ले जा सकते हैं या कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा काट करके तुरंत अपने घर में ले जा सकते हैं, जिससे फसल का नुकसान भी कम होगा और नुकसान कम होने से निश्चित रूप से किसान की आय बढ़ेगी। बदलते समय के साथ युवा वर्ग अब खेती का रुख कर रहा है और कृषि यंत्रों के साथ भी बेहतर तालमेल बना सके, इसके लिए सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। देश भर में 4 संस्थान हैं, जहां इन्हें उपयोग करने से लेकर रिपेयर करने तक की जानकारी दी जाती है। किसानों के मन में एक सवाल ये भी रहता है कि अगर मार्केट में कोई नई मशीन आती है तो उसका इस्तेमाल कैसे करें, या इस्तेमाल करने की जानकारी जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होगी? भारत सरकार ने फार्म मशीनरी में ट्रेनिंग देने के लिए 4 संस्थानों की स्थापना की है जी। पहला केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण संस्थान बुधनी मध्य प्रदेश में है। दूसरा नॉर्थ रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट हिसार हरियाणा में है। तीसरा दक्षिणी क्षेत्र आंध्र प्रदेश से, और चौथा पहाड़ी राज्यों नॉर्थ ईस्ट के लिए आसाम में विश्वनाथ चरेली में खोला गया है।
इसमें किसानों को 3 दिन से लेकर के 45 दिन तक ट्रेनिंग की व्यवस्था है। इसमें किसानों को आने जाने का किराया तथा रहने की व्यवस्था फ्री है तथा उनको स्टाइपेंड के दौरान 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। अगर पहला कोर्स सफलतापूर्वक करते हैं तो 45 दिन की अगली ट्रेनिंग होती है जिसमें मशीनों का रिपेयर और मेंटेनेंस सिखाया जाता है। उदाहरण के तौर पर ट्रैक्टर को पूरी तरह से खोलना बांधना वो इस तरह से प्रशिक्षित कर दी जाते हैं, यदि ट्रैक्टर में कोई खराबी है तो उसको वो रिपेयर कर सके या अन्य प्रकार की मशीनरी के रिपेयर और मेंटेनेंस की व्यवस्था की जाती है। सवाल ये भी रहेगा कि युवा वर्ग को कृषि के क्षेत्र से जोड़ने के लिए, उन्हें आय दिलाने के लिए क्या सरकार इस पर भी काम कर रही है? कस्टम हायरिंग सेंटर के द्वारा उसमें भारत सरकार द्वारा ग्रुप ऑफ फार्मर्स को 80% सब्सिडी 10 लाख रुपए तक दी जाती है ताकि वो मशीनों को ले सके और किराए पे चला सके। किराए पे चलाने के कारण उनकी आमदनी बढ़ती है और उनमें इंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होता है। तो 2 तरह की योजनाएं हैं। पहला है कि कस्टम हायरिंग सेंटर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के द्वारा, और दूसरा खुद स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वतः कोई रिपेयर की दुकान डाल करके भी अपना वो रोजगार का साधन बढ़ा सकते हैं। तीसरे, कृषि क्षेत्र में स्किल ड्राइवर की बहुत ज़रूरत है, यानी ट्रैक्टर चलाना, कंबाइन हार्वेस्टर चलाना, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो स्किल्ड ऑपरेटर ड्राइवर होने से भी उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। जी। खेती में अच्छे परिणाम मिलते रहे, इसके लिए जरूरी है कि किसान मशीनों से भी दोस्ती करे और उन्हें इस्तेमाल करने के साथ ही इनका रखरखाव भी बेहतर करे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का। किसान भाइयों बहनों, हमने देखा है कि जब भी बात आती है हमारे ग्रामीण वर्ग को सशक्त बनाने की, वो भी आर्थिक रूप से, तो कई तरह के व्यवसायों का विकल्प सामने आता है, जैसे गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन या फिर मछली पालन। लेकिन अगर इनको ना अपनाकर आप सीप पालन को अपना लेते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है। लेकिन इसको करते वक्त बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि समय समय पर वैज्ञानिकों की सलाह ले लें और शुरुआत करने से पहले पूरी ट्रेनिंग जरूर ले लें। तो आइए बताते हैं आपको सीप पालन के बारे में। मोती पाने के लिए अब समंदर की गहराइयों में गोते लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है स्मार्ट वर्क करने की। आधुनिक तकनीकों की सहायता से अब चाहे किसान वर्ग हो या युवा वर्ग या फिर महिला वर्ग, सभी सीप पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और कम समय में आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं।
मोती की बढ़ती मांग के साथ किसानों की इस क्षेत्र में रुचि भी बढ़ रही है। इसे और आसान बनाने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन हर व्यवसाय की सफलता सही जानकारी में छुपी होती है। इसीलिए इसे शुरू करने से पहले कृषि विज्ञान केंद्रों या मत्स्य पालन विभाग से प्रशिक्षण जरूर ले लेना चाहिए। ये व्यवसाय भूमिहीन किसानों के लिए भी फायदे का सौदा है। इसे छोटे से स्थान या फिर घर की छत पर भी आराम से किया जा सकता है। व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले वयस्क सीप का चयन करना होता है, जो रोग मुक्त हो, साथ ही जिनका आकार करीब 8 से 10 सेंटीमीटर हो। इसके बाद सबसे पहले बीज या सीप को साफ पानी से धो लें। फिर बीज को जाल में लटकाकर तालाब में 5 से 6 फीट की गहराई में रखें। 20 बाई 60 फुट के तालाब में करीब 1000 नग सीप पाली जा सकती है। इस तरह से करीब 20 दिन के लिए सीप को पानी में छोड़ दें। इसके बाद जिस आकार या डिजाइन का मोती चाहिए वो सीप के अंदर डाला जाता है। सीप को खोलने के लिए चाकू, चिमटा या कैंची की सहायता ली जा सकती है। सांचा सीप में डालने के बाद उसे वापस बंद कर दिया जाता है और वापस पानी में लटका दिया जाता है। सीप अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इन्हें बाहर से भोजन देना होता है। इनके भोजन में शैवाल, डाइटम, गोबर खाद, केले के छिलके आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह करीब 1 साल तक सीप को पानी में ही रखा जाता है। इस दौरान सीप का बार बार अवलोकन करना जरूरी होता है, जिससे मृत हो चुकी सीप को पानी से अलग किया जा सके। अच्छी किस्म की मोती के लिए थोड़ा इंतजार किया जाता है, जबकि सामान्य किस्म का मोती 1 साल के अंदर ही मिल जाता है। इसके लिए सीप को साफ करके चाकू की सहायता से खोलकर मोती निकाला जाता है। वैसे तो बाजार में हर रंग के मोती मिल जाते हैं, लेकिन असली मोती इन रंगों में ही मिलते हैं, जैसे सफेद, काला, धूसर, लाल, नीला, हरा शामिल है। काले मोती को छोड़कर बाकी मोती विश्व भर में पाया जाता है, लेकिन काला मोती दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। प्राकृतिक या समुद्री मोतियों का उत्पादन मन्नार की खाड़ी, पाल्क खाड़ी, दक्षिणी केरल, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि कृत्रिम मोती हर जगह आसानी से पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा बचे सीप का भी कई तरह से उपयोग किया जा सकता है और अतिरिक्त आय ली जा सकती है। किसान बचे सीप से सजावटी सामान, किचन आइटम, सौंदर्य प्रसाधन का सामान, कपड़ों के बटन और गहने बना सकते हैं। इस तरह से किसान या युवा वर्ग कम समय में सीप पालन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों समय हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से प्रबंधन कार्य आप अपने पशुओं के लिए कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस माह में तापमान में कमी होना लाजमी है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय करें। रात के समय पशुओं को खुले में ना छोड़ें। सर्दियों में मौसम में पशुओं के आवास का बेहतर प्रबंधन करें। समय रहते आवास की छत पर घास फूस से ढक दें। दिन के समय पशुओं को खुली धूप में बांधें, क्योंकि सूर्य की किरणों में विषाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। तापमान में कमी होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के उपाय करें। पशुओं के शरीर को कपड़ा या जूट की बोरी से ढक दें। पशुओं में रक्त संचार बेहतर बनाए रखने के लिए पशुओं को हल्का व्यायाम कराएं। खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, चेचक आदि रोगों के टीके यदि अभी तक नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते पशुओं का टीकाकरण करा लें। इस मौसम में कफ, निमोनिया और खांसी संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर ही पशु को दवा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध निकालने और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से धो लें। इस मौसम में पशुओं के आहार में खनिज लवण की निर्धारित मात्रा दें। इस मौसम में पशुओं को दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम, ल्यूसन, जई दें। साथ ही इस समय शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग और बाकी हरा चारा होना चाहिए। इस समय पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है,
लेकिन पशु का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में ही हरा चारा दें, नहीं तो अफारा होने की आशंका बनी रहती है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे कामयाब किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, बदलते समय के साथ साथ बता दें आपको कि हमारे युवा भी बदल रहे हैं। जो पहले उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरियों का रुख करते थे, अब इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। अब हमारे युवा स्टार्टअप्स पर फोकस कर रहे हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही युवा उद्यमी से करवाने वाले हैं जिनके उत्पाद सौंदर्य को बढ़ाने के साथ साथ प्रकृति की सेहत को भी बढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी हमारी सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में। तेजी से हो रहे विकास में कहीं न कहीं हम प्रकृति को अनदेखा कर रहे हैं। इसीलिए जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही है। समस्या बढ़ने के साथ ही लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है कि वो किसी न किसी तरह से इसके समाधान में सकारात्मक सहयोग दे। इसीलिए हमारे देश का युवा वर्ग इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। आज हम जिस युवा उद्यमी के बारे में बताने जा रहे हैं, उनके बनाए उत्पाद हमारे शरीर और प्रकृति की सेहत दोनों संवारने में सक्षम है। युवा उद्यमी फैज ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम दिया मिट्टी से। केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के बाद फैज ने जाना कि मौजूदा समय में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर उत्पाद मिट्टी, हवा और पानी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए फैज ने ऐसे उत्पादों का निर्माण किया जो किसी भी रूप में नुकसानदायक नहीं है। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है और मैं केमिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। और हम लोग ने जब जाना कि डे टू डे यूज़ में जो हम लोग सुबह से जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, कपड़े धोते हैं, साबुन से नहाते हैं, हेयर ऑयल लगाते हैं, उसमें कितना ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। वो ना कि हमको इतना नुकसान पहुंचाता है, साथ में जो पानी इसका नदियों में जाता है उसको भी बहुत नुकसान पड़ता है। आप देख सकते होंगे यमुना कितना झाग से पटी पड़ी है, वो झाग हमारे घरों से आता है। तो हमारा ये इनिशिएटिव है टू मेक 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स। बहुत सारी कंपनीज ब्रांड अपने आप को कहती हैं कि हर्बल हैं या ऑर्गेनिक हैं, मगर आप देखते होंगे कुछ ना कुछ केमिकल्स हर कोई डालता ही डालता है। और वो जो काम करता है वो केमिकल ही काम करता है। एक तरह से कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है। पर हमारे ब्रांड में हमारा ये इनिशिएटिव है टू गिव 100% नेचुरल सब्स्टिट्यूट फॉर डे टू डे पर्सनल केयर एंड होम केयर नीड्स। हम लोग प्रोडक्ट्स जैसे कि बनाते हैं, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाता हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट है फ्लोर क्लीनर, जो कि आप देख सकते हो कितनी छोटी सी बॉटल है। ज़्यादातर फ्लोर क्लीनर 5 लीटर 2.5 लीटर की बॉटल्स में आती हैं। ये प्लांट्स के एसेंशियल ऑयल से बना हुआ है। लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, नीम, ये सब एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके अंदर। और सिर्फ 1 बूंद पड़ता है 1 लीटर पानी में और घर में महक आती है। और इसकी जो खुशबू हम लेते हैं कोई नुकसान नहीं करती, और उसका पानी जो नदियों में बहाते हैं कोई नुकसानदेह नहीं है। वैसे ही हम लोग फेस वॉश करते हैं। अब हमारा फेस वॉश पाउडर्ड फॉर्म में, ये समझ लीजिए सारे जो तत्व हैं वो खाने वाले हैं, तो आपका कोई भी केमिकल्स आपकी स्किन में नहीं जाएगा। हम अपने खाने की चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, मगर हमारी जो स्किन होती है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है। तो स्किन में जो भी चीज़ अब्जॉर्ब जाती है वो भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है। इसलिए मैं सबसे अपील करूँगा तो जो भी प्रोडक्ट्स अपनी स्किन में लगाएं वो 100% नेचुरल हों। ज़रूर लेबल्स को ध्यान से पढ़ें कि उसके अंदर कोई केमिकल तो नहीं पड़ा है जो आपको नुकसान पड़ेगा। और साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको जो चीज़ फ़ायदा पहुँचाए मगर आप धरती को भी नुकसान न पहुँचाएं। इसलिए आप देखिए हमारी जो पैकेजिंग है वो ग्लास में है। हमारे जो सोप्स हैं इनको हम लोग पत्तों में रैप करते हैं और हमारे पेपर्स में यूज़ करते हैं, तो पैकेजिंग को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो मिट्टी से का ये इनिशिएटिव है
आज हम लोग क्लीनर से शुरू हुए थे, आज हम लोग की अच्छी खासी रेंज है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बहुत लोग आए जो कि हमसे प्रोडक्ट पहले दिन लेके गए और आज रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं, बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इस चीज़ की ज़रूरत भी है इस दुनिया को अगर सस्टेनेबल रहना है, क्योंकि ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज दोबारा उगाई जा सकती हैं, मगर केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं और हमको नुकसान पहुँचाते हैं। मिट्टी से कंपनी में फैज ने ज्यादातर महिलाओं को शामिल किया है। आर्थिक रूप से कमजोर ये महिलाएं अब अपनी स्थिति के साथ ही पर्यावरण की स्थिति को भी बेहतर करने के प्रयास कर रही हैं। जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में बताया था, तो हमारे यहाँ जो मिट्टी से है एक सस्टेनेबल ब्रांड है और सस्टेनेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती है जब तक इस समाज में महिलाएं सशक्त ना हो। तो आप हमारी कंपनी में ऑलमोस्ट 95% जो काम करने वाले लोग हैं वो महिलाएं हैं और ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ही बैकवर्ड क्लास से और बहुत अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से आई हैं। वो हमारे साथ जब जुड़ी तो वो बहुत कमज़ोर थी, उनको कुछ बात भी नहीं करना आता था, मगर आज वो हमारी पूरी कंपनी संभाल रही हैं। बल्कि हमारा सारा काम अब महिलाओं के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गया है। तो शुरुआत में 1-2 महिलाएं हुई, आज हमारे पास 25-30 महिलाओं का ग्रुप है और हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में हम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ। हमारे देश का युवा जहां आत्मनिर्भर हो रहा है, वहीं देश के कमजोर वर्ग को रोजगार देकर अपना दायित्व भी निभा रहा है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मिट्टी से जो हमने अपना नाम रखा है ब्रांड्स का, उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं वो प्रकृति के लिए बहुत ही सेफ हैं। तो हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम लोग यूज़ करते हैं मिट्टी से वो मिट्टी से निकलने वाले पौधों से हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है यूज़ करने के बाद जो पानी या जो भी चीज़ें मिट्टी में या धरती में जाती हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं ये इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं हमारे। तो ये थे हमारे आज के सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे निश्चित तौर पर प्रेरित होंगे। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम दोबारा आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे डीडी किसान की YouTube चैनल पर। हमारा ये कार्यक्रम दोबारा आप देख सकते हैं, अहम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।